Welcome all in ICT Eco for You channel. Myself Rupesh नायक ICT Eco for You चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो नए व्यूअर्स है जिन्होंने ICT Eco for You यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की, वो गूगल पे ICT Eco for You लिख के सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड स्टैंडर्ड 11-12 के, इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम के और रिवीजन राउंड के वीडियो की लिंक आप तक पहुंची जाए। दूसरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके घर तक आए। ICT Eco for You की ऐप है जो प्ले स्टोर के ऊपर एंड्रॉयड वर्जन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री में है टोटली। और उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस आप लिंक या फिर बहुत सारे टेक्स्ट बुक PDF फॉर्मेट के बहुत सारे एजुकेशनल डेटा वहाँ से आप ले सकते हो। तो वंस अगेन आई एम from ICT Eco for You welcome you all again. Standard 12 Subject Economics Chapter 9 Foreign Trade. સાચો અને જ્ઞાની માણસ દુઃખ આવે ત્યારે એ કોઈનો વાંક નથી કાઢતો, પરંતુ દુઃખ આવવા પાછળ પોતાની ભૂલ કઈ છે એ શોધે છે। स्वामी विवेकानंद का ये बेहतरीन कोट के साथ हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। यानी अगर हमारे मार्क कम आते हैं तो हमें दुखी नहीं होना है, वहाँ क्या हमारी गलती हुई थी वो हमें ढूंढना है और उनको, वो जो हमारी गलती है उनको फ्यूचर के अंदर दोहराना नहीं है, उनके ऊपर हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करते ही हमें अपना रिजल्ट मिल सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा 9 चैप्टर फॉरेन ट्रेड। इंट्रोडक्शन। द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री, like all countries indeterminate, there are legal restrictions and sometimes prohibitions on crossing graphical boundaries of a country. Then we have ever thought that how do we have a Korean refrigerator, Japanese TV in our home, German cars on our roads, American tractor in our farms, UK made shoes in our and garment in our malls? Do we know that bulk of the petrol and the diesel with which our vehicle run come from गल्फ कंट्रीज? आप सभी को पता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे हमारे बाउंड्री के बाहर के ट्रेड के साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन 1991 से पहले थे। तो हमें ऐसा लगता है कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी जापानीज टीवी, कोरियन टीवी, जर्मन कार्स, ये सभी क्यों ऐसा हो रहा है? तो ऐसा होने का एक ही रीज़न है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ रहा है उसका एक ही रिजल्ट है कि हमें बहुत सारी इंटरनेशनल प्रोडक्ट को यहाँ से देखने के लिए, बेचने के लिए, और बहुत सारे 1991 के बाद के जो प्रोसीजर हुए हैं उनसे बहुत सारी हमें नई नई चीज़ों के जो आयात निकास यानी import export से बहुत सारी चीजें हमें मिल रही है। Hence we will understand in this chapter the activities exchanging goods and services, technology, etc. by the country across the geographical boundaries is called international trade. Instead, we will also understand some important aspect ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है वो हम सभी को पता है। अगर हमारी बाउंड्री जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है उनके बाहर की कंट्री के साथ अगर हम जो भी गुड्स, कमोडिटी, सर्विस का लेन देन करेंगे तो हमारी वो बन जाएगी इंटरनेशनल ट्रेड। यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो भी गुड्स सर्विस के एक्सचेंजिंग मोड पे आगे बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड अवर इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे, रीजन क्या है फॉरेन कंट्री की, उनके नेचर क्या है, डिफरेंसेस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड के, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड क्या है वो भी हमें जानने को मिलेगा। साइज ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ द नेचर, डायरेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड, साइज ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, कॉम्पिटिशन ऑफ composition of Indian merchandise import export, direction of Indian foreign trade, concept of the balance of payment, types of balance of payment, account of balance of payment, factors influencing of payments, concept of exchange rate, ये सभी इस चैप्टर के अंदर हमें जानने को मिलेगा। यहाँ पे मीनिंग ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है ट्रेड मीन्स अ कॉमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी। हम सभी को पता है कि जहाँ पे लेन देन होती है दैट इज कॉल्ड ट्रेड। जहाँ पे हम पैसे दे के हम कोई भी चीज परचेस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसोर्सेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नो, दैट इज कॉल्ड ट्रेड, intellectual property, etc. In other words, trade is an activity in which such goods are exchanged for earning profit. Earning profit से जो भी हम एक्सचेंज करते हैं, हम पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद सामने वाले हमें जो भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड एज ए foreign trade. The activity of the trade which take place
विदिन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड इंटरनल और डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब आप सभी जानते हैं कि एक्टिविटी जो होगी वो विदिन अ बाउंड्री ऑफ जियोग्राफिकल, यानी इंडियन अपनी कंट्री के अंदर 28 स्टेट अलग अलग, आसाम गुजरात के साथ, गुजरात महाराष्ट्र के साथ, ऐसे झारखंड, ऐसे जो 28 स्टेट्स है वो इंटरनल जियोग्राफी बाउंड्री के अंदर जो भी ट्रेड करेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। ट्रेड एक्टिविटी टेकिंग प्लेस आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड जिसे हम कहते हैं। यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जियोग्राफिकल बाउंड्री से क्रॉस करके वो बाहर जाके वो जो भी करेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। So this is the definition of domestic or internal trade and international trade. Now, reason for international trade. The main reason for occurrence of the trade is as below. First, difference in the factors endowment in various countries. Different countries are endowed with different factors of the production in different proportion. Beside, all the countries may not have all factors necessary for the production of all types of goods. Hence, countries trade is resources, factors of production and technology to fulfill their requirements. हर एक कंट्री की जो कंडीशन है रिसोर्सेज से वो एक जैसे नहीं होते। हर एक कंट्री जो प्रोडक्शन करता है उसके अंदर भी वेरिएशन है, यानी हर एक कंट्री को अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तब कंट्री के जो फोर्स ऑफ फैक्टर है वो अपने लैंड, लेबर, इंटरप्रीनर, कैपिटल जो भी है उनसे अपने रिसोर्सेज को प्रोडक्शन करेंगे। मगर जो रिसोर्सेज प्रोडक्शन करने के लिए जो चाहिए, कैपिटल है या फिर कोई भी मशीनरी है, प्लांट मशीनरी, वो अगर कंट्री के अंदर नहीं बन रही है तो उसे हम दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Owing to difference availability of the factors of the production and resources, the cost of the production of goods and services is also different in different countries. Scarcity of the factors leads to higher prices of those factors in countries and hence to higher cost of production of goods and services. यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मायने रखती है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। अगर कोई कंट्री के पास अपने खुद के प्लांट मशीनरी यानी जो भी ये बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं उनसे वो अगर प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम आती है तो वो कंट्री अच्छे से वो प्रोडक्शन कर सकती है, सर्विस दे सकती है। मगर जो प्रोडक्शन करने के लिए जो भी कैपिटल अगर चाहिए, अगर वो किसी कंट्री के पास नहीं है और अगर वो दूसरे कंट्री के पास से लेंगे तो अगर उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है तो वो 100% ऐसी कमोडिटी को प्रोडक्शन करने के लिए इंपोर्ट ही करेगा। अपने घर के डोमेस्टिक ट्रेड से उनका अगर प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती नजर आएगी। तो when domestic cost of production is higher, it becomes cheaper and easier to import such goods and services from the countries where they are product cheaply. अगर यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए अगर फाइनल प्रोडक्ट, रेडी प्रोडक्ट अगर हाई रेट में लोगों को मिल रही है तो उससे बेटर है कि हम वही कमोडिटी को इंपोर्ट करके दूसरे कंट्री के पास से लेके हम अपने जो कंज्यूमर है उनको हम प्रोवाइड कर सके चीप रेट में। Division of labor and specialization. Sorry, technological progress. All countries do not achieve the same level of the technological progress. Beside, some countries have expertise in some types of technology, while other possess great ability in other types of technology. Hence, every country does not possess equal efficiency in production of all types of goods, and hence trade in goods and services take place between the countries. जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे है, तो जापान की टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर बेस पे बहुत सारा, तो ऐसे हर एक कंट्री के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपने अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। तो वो सभी को ध्यान में रख के जो एक्सपर्टाइज कंट्री है उसको अगर टेक्नोलॉजी से वो प्रोडक्शन करते हैं, चीप रेट में प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके पास से हम प्रोडक्शन परचेस कर सकते हैं। क्योंकि वही प्रोडक्ट अगर हमारे कंट्री में बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम उनके रेट के ऊपर उनकी जैसी क्वालिटी, उनके जैसी टेक्नोलॉजी हम मेंटेन कर सके। तो ये भी एक एबिलिटी के हिसाब से कंट्री डज नॉट पोजेस इक्वल एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट दे कैन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो इंटरनेशनल मार्केट इज देयर। Division of the labor and specialization. Labor productivity and dexterity in each country is different. Beside, entrepreneur efficiency is also different. Hence, difference in the division of the labor and the specialization are found to exist between countries. This means since labor in some countries
is more efficient in production of some types of goods and services. Such countries specialize in the production of such goods while they import those goods and services which they are not able to produce more efficiently. यानी बहुत सारे लेबर इंटरप्रीनर की भी अपनी अपनी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, अपने अपने स्पेशलाइजेशन अलग अलग हो सकते हैं। तो उनके लिए भी हर एक कंट्री के पास अलग अलग लेबर, अलग अलग स्पेसिफिक नॉलेज वाले लेबर है। तो अगर एक वर्क को अच्छी तरह से करते हैं तो उसके अंदर उसकी मास्टरी आ जाती है, स्पेशलाइजेशन होता है। उसी के हिसाब से अगर वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया रिनोवेट भी अपने प्रोडक्शन के अंदर कर सकते हैं। तो दिस मीन्स सिंस लेबर इन सम कंट्रीज इज मोर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ द सम टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, such countries specialize in production of such goods while they import those goods and services while they are not able to produce more efficiently। अगर वो अपने कार्यक्षमता से, अपनी एबिलिटी से अगर वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो जिनके पास एबिलिटी है, जिसके पास एफिशिएंसी है, जिसके पास स्पेशलाइजेशन है, उस कंट्री से वो अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे। इफ एनी कंट्री अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच शी इज नॉट स्पेशलाइज्ड इन, then she imports expertise and know how to other country for helping such production। 9.3 factors affecting the nature of international trade। factors affecting the nature of international trade। तो nature of the international trade means such a specific features and aspect of trade which gives it unique identity from other activities। Such the nature of the international trade is determined by the circumstances affecting trade policies and laws governing trade। There are first the geographical and occupational mobility of the factors of the production is lesser in the international trade। international trade के अंदर जो भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसमें फर्स्ट फैक्टर है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर कैपिटल के अंदर लेबर और जो इंटरप्रेन्योर है उनकी एबिलिटी, उनकी मूवमेंट, उनकी जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है वो इंटरनेशनल ट्रेड के मुकाबले इंटरनल ट्रेड में ज्यादा है। लेबर इज लेस मोबाइल इन इंटरनेशनल ट्रेड ओइंग टू पॉलिसी एंड सोशल रीजंस। सर्टेन टाइप्स ऑफ ह्यूज कैपिटल इज लेस मोबाइल while they are policy restriction of mobility of some other types of capital। Entrepreneurs are less mobile for the same reason as laborers, but in present times entrepreneurship has become more mobile। land has no geographical mobility। तो लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर कैपिटल की बात हुई, इंटरप्रेन्योर और कैपिटल की बात हुई, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि लेबर जो है वो अपने बहुत सारे रीजन से एक कंट्री को छोड़ के आसानी से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकेंगे। इंटरप्रेन्योर को भी सेम कंडीशन है। लैंड तो जियोग्राफिकल उसकी मूवमेंट जीरो ही है। तो ये सभी बहुत सारी बातें हैं जो इफेक्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। सेकंड, ट्रेड इज मैनी वेराइटीज ऑफ गुड्स। Large varieties of the goods and services are made available through the international trade so as to satisfy the needs of population with different standards of living and different lifestyle। यानी अलग अलग लाइफस्टाइल है, अलग अलग एबिलिटी है, अलग अलग लोगों की डिमांड है, उसके हिसाब से लार्ज वेराइटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। एक ही कंट्री के पास बहुत सारे प्रोडक्शन के जो स्पेशलाइजेशन नॉलेज वाले वर्कर है, लेबर है, वो हर एक की डिमांड जो इंटरनेशनल डिमांड होती है उसको वो बाय नहीं कर पाएंगे, उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी रीज़न है जिससे हम बात कर सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे से हम अगर परचेस करेंगे, दूसरे कंट्री से अगर हम लाएंगे तो अपनी जो वैरायटी है वो बढ़ जाएगी। थर्ड, सेकंड, ट्रेड इन मैनी वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के अंदर ही द वेरी सक्सेसेस एंड prosperity of the international trade depend upon the variety। For example, in a country where there is scarcity of the electricity, there will be greater demand of the manual operated machines, while in the country with abundant supply of electricity there will be great demand for the automatic machines। यानी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की स्केर्सिटी है वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की डिमांड हो रही है। जैसे हम यूपीएस की बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड पावर कंट्रोल, जो लाइट जाने के बाद भी 100% हमें वर्क करवाता है। तो ऐसी डिमांड इंडियन इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा रहती है क्योंकि लाइट के या इलेक्ट्रिसिटी के स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम रहते हैं, और जहाँ नहीं रहते वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैस, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक गैसेस की काफ़ी डिमांड रहती है। तो उसके हिसाब से अपने इंटरनेशनल ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं। मोर चैलेंजेस इन नेचर। इंटरनेशनल ट्रेड इज मोर चैलेंजिंग फॉर द ट्रेड एज
environment, language, culture, custom, preference, habits, taste, etc. of people in different countries in is different traits. A trader have to overcome these barriers in order to ट्रेड जो इंटरनेशनल करते हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ आदान प्रदान कर रही है, ट्रांजेक्शन कर रही है, डीलिंग कर रही है, तो उसकी लैंग्वेज, उसके कल्चर, उसके कस्टम, उसके प्रेफरेंस, उसकी हैबिट, उनके टेस्ट भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सभी 100% जो ट्रेडर उनको जानना पड़ेगा, तब जाके इंटरनेशनल ट्रेड वो कर पाएंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ द डिप्लोमेटिक efforts for the setting up and development of the international trade. The effort of the traders solely are not enough. The government of the every nation has to make their diplomatic efforts, hold informal meeting, and the same time nation have to organize trade fairs, etc. For the example, in the order to promote international trade in Gujarat, the state government organized the vibrant Gujarat Summit, in which representatives of the government and businessmen of the various countries participated to exchange business information as well as to get an idea the policies of the state, culture of the people, and other such relevant information. Since the political and the business establishment and economic policies of all nations are different, diplomatic efforts are essential along with the effort of business towards the production, sales and promotion. यानी बहुत सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के एक एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के अंदर बहुत सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस पर्सन आते हैं, अपनी अपने कम्युनिटी, अपनी अपनी प्रोडक्ट और अपने बिजनेस की माहिती, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें शेयर करते हैं। उससे आइडिया मिलता है कि कौन से स्टेट, कौन से कंट्री के अंदर कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, उसमें कौन सा बिजनेस होने के चांसेस है। तो पॉलिटिकल, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, इकोनॉमिकल पॉलिसीज आर आल्सो हेल्पफुल for the diplomatic efforts, essential along with the efforts of the business towards production, sales and promotion. Then fifth point, knowledge and the forecast regarding the value of the different currencies. Payment is an international trade are to be made in internationally acceptable currency and vary trading country has no convert her national currency into the international currency. For this, proper information regarding the value of the various currencies and the changes in their values is essential. If foreign countries is purchased at an expensive rate, then the trader may incur a loss. It is for that it is for this that trader have to hire expert who has who can guide the matters of exchange rate, knowledge and forecast of the regarding the value of different countries. यानी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेन देन होगी, उनका एक स्टैंडर्ड करेंसी होगा, उसके हिसाब से हर एक को अपने कंट्री के जो भी करेंसी उनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। और फॉर द प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ द वेरियस करेंसी एंड चेंजेस इन द वैल्यूज इन द एसेंशियल, यानी अलग अलग इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। जो करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए कौन से रेट है, कैसे उनको उनके वर्क किए जाते हैं, उनका भी नॉलेज होना जरूरी है। इफ फॉरेन करेंसी इज परचेज्ड एट एन एक्सपेंसिव रेट देन द ट्रेडर में इन अकॉर्ड, यानी अगर हमारा जो करेंसी रेट है वो अगर ज्यादा होता तो हमें लॉस भी भुगतना पड़ेगा। इट इज फॉर दिस दैट ट्रेडर हैव टू हायर एक्सपर्ट who can guide in matter of exchange rate, यानी अगर ऐसा ट्रेडर के पास नॉलेज नहीं है तो ऐसे हायर करने पड़ेंगे उनको एक्सपर्ट को कि वो उनको नॉलेज दे। जॉइंट एफर्ट ऑफ द नेशन एंड इंटरनेशनल नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ट्रेड कैन ओनली डेवलप with the joint efforts of the government of various countries of the world and of international organizations like WTO. The political system of countries must work towards making their policies more conducive for trade. The social and the cultural group must be open to trade. The industries associations must cooperate to enter in the trade and enhance trade and so on. यानी गवर्नमेंट, नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जॉइंट एफर्ट से ये पॉसिबल है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो WTO है उनके गाइडलाइन के हिसाब से दोनों नेशनल और इंटरनेशनल पार्टी को 100% कोऑपरेट करना पड़ेगा। पॉलिटिकल सिस्टम आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर
इक्विपमेंट ऑफ अपलिफ्ट ऑफ अवर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी, कल्चरल ग्रुप, ये सभी काफ़ी अच्छी तरह से बिजनेस और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ने चाहिए, तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। Seventh, impact of the political and social ideologies. The size and the direction of international trade is greatly influenced by the political and social events taking place in the world. पूरे दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पॉलिटिकल और सोशल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जांपल, द ट्रेड रिलेशन बिटवीन द नेशन गेट डिस्टर्ब्ड ओइंग टू इवेंट्स लाइक वर्ल्ड वॉर के अंदर जो हुआ था उनसे जो इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था, जर्मनी, रशिया और बहुत सारे कंट्री को वो वर्ल्ड वॉर की इफेक्ट हुई थी। ऑन द अदर हैंड, इफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड engage in promoting the trade, then nations are diverted away from war and world trade increase। मगर जो पॉलिटिकल पार्टी, जो प्रमोटिंग पर्सन है, जो लीडर्स है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, अगर वो एंगेज होते हैं प्रमोटिंग ट्रेड पॉलिसी के अंदर, तो पूरा जो वर्ल्ड वॉर है उनका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिवली जाएगा और वर्ल्ड वॉर को बाजू में रख के सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड ही इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। इट इज डिपेंड ऑन द लीडर्स। The size and the direction of particular nation's trade is determined much by the ideology of that nation, social culture, historical event and relation with other countries of the world। historical events भी अच्छी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को मायने रखती है। इंग्लैंड, जर्मनी, इंडिया, चाइना, बहुत सारे जो वर्ल्ड वॉर हुए थे दोनों दो तीन कंट्री के बीच, तो वो हिस्टोरिकल इवेंट से भी दो कंट्री के बीच का इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करता है। Vast scale, right? Vast scale. The scale of international trade is vast, as it involves several countries, several varieties of the goods, सर्विस रूल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। ये बहुत सारा मायने रखती है। सेवरल कंट्रीज, सेवरल वेराइटीज ऑफ गुड्स, सेवरल रूल्स, रेगुलेशन। जो भी कंट्री है अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। रूल्स और रेगुलेशन हर एक इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अलग अलग होंगे। इंडिया के अंदर रूल्स रेगुलेशन अलग हो सकते हैं, कनाडा के अंदर अलग हो सकते हैं। तो बहुत सारे ये जो रूल्स रेगुलेशन है उनको भी हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। इन्वॉल्व्स मोर परमिशंस एंड टैक्सेस। In order to carry out international trading activity, traders need several permission and license from their respective country। ये इंटरनल ट्रेड नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो फॉर्मेलिटीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो लीगल प्रोसीजर होती है, वो 100% लाइसेंसिंग मेथड हो या परमिशन सर्वर, वो हर ट्रेडर को स्ट्रिक्टली लेनी पड़ेगी। दे हैव टू क्लियर प्रोसीजर रिगार्डिंग द ट्रेडेबल गुड्स एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स। उनको 100% जो प्रोसीजर है उनसे पास होना पड़ेगा। जो ट्रेडेबल गुड्स एंड क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्लियर द कस्टम प्रोसीजर, फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल फॉरेन फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर। जो फ्रेट यानी हमें जो टैक्सेस के हिसाब से जो भी पे करने पड़ेंगे वो हमें अच्छी तरह से कैलकुलेट करके उनकी जो प्रोसीजर कंप्लीट करनी पड़ती है। जो क्वालिटी टेस्ट फॉर डिफरेंट कंट्रीज, food or drug or quality taste of different countries are different, etc. Owing to different quality standards, trader need to have information regarding the methods of the production of different countries। Production for the export must be made accordingly। यानी हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से ट्रेडर को ये भी ध्यान में रखना है कि वहाँ के टेस्ट कौन से, वहाँ के क्वालिटी कौन सी, फूड और ड्रग की अगर हम सप्लाई कर रहे हैं बाहर की कंट्री में तो उनके टेस्ट कौन से, उनकी डिमांड कौन सी, उसके हिसाब से हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। Involve higher degree of competition। Several countries of the world trade attempt to produce and sell a variety of goods and services. Hence, the degree of competition among sellers is very high। Similarly, the product and service may be demanded by the consumer of the relevant country, several countries, and so the degree of the competition among buyers is also very high। The risk of creating a market and the generating demand for a product is very high in international market। High quality standards have to maintain huge promotional expenses as well as sales costs have to be incurred in the greater efforts have to be made to satisfy customer of foreign country। After adhering to all these requirements, if the trader is not able to capture enough share of the market demand,
देन सी और ही में अकर लॉस, यानी बहुत सारी डिग्री ओके। कंपटीशन जो है, कंपटीशन के अंदर उनको टिकना है, इंटरनेशनल मार्केट है, कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्वालिटी मिलनी चाहिए, हर एक कंट्री अपने अपने हिसाब से एफर्ट लगा रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत सारी है और उनमें भी काफ़ी हाई रिस्क के ऊपर वो चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट का है, मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट को वो बेचना चाहते हैं, वो सभी उनको ध्यान में रखना पड़ता है, उनका स्टैंडर्ड क्या है वो भी मेंटेन करना पड़ता है, प्रमोशनल पॉलिसी कौन से प्रोडक्ट के अंदर गवर्नमेंट की वो भी उसको ध्यान में रखनी पड़ती है। और अगर ये सभी बातें वो ध्यान में नहीं रखेंगे तो इतना बड़ा ट्रेड करने के बाद भी बड़ा नुकसान भुगतने के लिए सभी को रेडी होना पड़ेगा। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस फॉर सेक्शन ई, difference between domestic trade and international trade. We all know very easy, and there are 5 marks for section E can easily achieve. अब 5 मार्क्स अच्छी तरह से ये डिफरेंस से ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी है आपके लिए, दोनों के बीच के डिफरेंसेस आपको पता ही होंगे बहुत सारे, तो उनकी डेफिनेशन के अंदर भी आपको पता चल गया होगा कि दोनों के बीच के डिफरेंस क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन स्केल, द स्केल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज मच लार्जर देन द डोमेस्टिक। आप सभी को पता है कि यहाँ से 7 समंदर पार करके हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो एक या दो बोरी या एक या दो ट्रक तो हम नहीं ले जाएंगे। देयर आर नंबर ऑफ स्केल आर बेस्ड, द स्केल ऑफ द बिजनेस आर वेरी लार्ज, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, डोमेस्टिक नहीं है कि गुजरात से महाराष्ट्र का दो एक ट्रक हम भेज दिया, ऐसा नहीं है। पूरे इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल डिमांड, इंटरनेशनल क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, तो उनका जो स्केल होता है ट्रेड का वो काफ़ी हाई रेट पे रहता है, उनकी वैरायटी ऑफ गुड्स, मोर प्रोसीजर एंड ग्रेटर रूल्स आर देयर। सेकंड, बेस्ड ऑन द करेंसी एंड मोड्स ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर करेंसी अपने हिसाब से अलग अलग होगी। अलग अलग मार्केट के अंदर हम जाएंगे, जर्मनी के डॉलर है या कनाडा के डॉलर, पाउंड, ये सभी करेंसी के अलग अलग हमें एक्सचेंज करके जाना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन इन डोमेस्टिक ट्रेड आर मेड इजीली, ओनली वन एंड वन करेंसी आर देयर, पेमेंट ट्रांसफर एंड वेरी इजीली टू बैंक थ्रू सम ऑफ द अदर कंट्रीज। यानी अगर डोमेस्टिक के अंदर हम कर रहे हैं तो सिर्फ 1 रुपीज के ऊपर हम चलते हैं, रुपी हमारा करेंसी है, रुपी हर एक जानते हैं, तो 28 स्टेट के अंदर इंडिया वाले अगर इंटरनल ट्रेड करेंगे तो देर इज नो पॉसिबिलिटी टू exchange or convert their currency to other currency. Why? Because in India there is one currency are there. If they do domestic international trade, they have to convert their currency in their stipulated rate. तो currency भी एक important mode of payment है। थर्ड पॉइंट, based on language, culture and society, transaction in domestic trade take place within a common social, cultural and language setup. In international trade these are very different, and hence trader have to be more careful to avoid controversies or hurt sentiments, और इवन अवॉइड लार्ज ऑफेंस। यानी जो लैंग्वेज है, कल्चर है, वो सोसाइटी के अलग अलग हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, मगर जो डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं उनके कल्चर, उनके लैंग्वेजेस वो सभी इक्वल होते हैं, तो ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी उनको। गुड विच सूट लाइफ स्टाइल फॉर ईच कंट्री पीपल कैन बी सोल्ड, यानी कौन से कंट्री के अंदर कौन सा प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे हैं और कौन सी डिमांड है, उसकी हिसाब से ही हमें ये इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। यानी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, कल्चर डिफरेंट होते हैं, सोसाइटी अलग अलग होती है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। मगर इंटरनेट ट्रेड के अंदर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम हमारे कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारी सोसाइटी को अच्छी तरह से जानते हैं। फोर्थ पॉइंट इज बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। देन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड इज वेरी मच हायर देन द डोमेस्टिक ट्रेड। वो सभी जानते हैं कि अगर हम यहाँ से हम कनाडा तक अगर जाने वाले हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता ही जाएगा 100%, मगर यहाँ से असम तक, यहाँ गुजरात से दिल्ली तक, गुजरात से हमारे महाराष्ट्र तक अगर जाना है, राजस्थान तक जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज लोअर, because the distance is lower, then cost is also lower. Based on the degree of competition, degree of the competition is relatively lesser in domestic trade, even there are many producers of the same product, as the nature of the factors of the production and technology in one country is common। यानी एक ही कंट्री के अंदर अगर लेन देन हो रही है, इंटरनल ट्रेड हो रहा है, तो हमें जो कंपटीशन है वो कम फेस करनी पड़ेगी। द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंट इज स्मॉलर, therefore limited varieties of the goods and product।
यानी लिमिटेड, अगर एक ही कंट्री के अंदर हम अलग अलग स्टेट के अंदर अगर डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे हैं तो स्मॉलर कॉमोडिटी की गुड्स और सर्विस की हम लेन देन कर सकते हैं क्योंकि एक ही कंट्री के अंदर हो रहा है। बट अंडर इंटरनेशनल ट्रेड प्रोड्यूसर और ट्रेडर compete to the basic of the variety of the डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग उनके बेस के ऊपर हमें इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जाना पड़ेगा। यानी वो इंटरनेशनल ट्रेड है, एक ही क्वालिटी, एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। एक ही प्रोडक्ट है तो उसके प्रोडक्ट की अलग अलग डिमांड हो सकती है। बट अंडर द इंटरनेशनल ट्रेड प्रोड्यूसर हार टू कॉम्पीट, उनको कंपटीशन के अंदर टीकना है क्योंकि बहुत सारा खर्च हो रहा है। बिसाइड देयर कंपटीशन अमंग द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सेलर एंड कंट्री टू ऑब्टेन मार्केट share for the selling product. For example, when the production and the sale of a foreign car was not allowed in India, the competition among the Indian car manufacturer was not very high as compared to the competition of the today's times, where we witness introduction of new models, attraction intensives for the buyers, new advertisement, etc. Very frequently, foreign car make continuous efforts to increase their share in the Indian car market. यानी बाहर के कंट्री की कार की अगर डिमांड इंडियन इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा है तो 100% डोमेस्टिक ट्रेड करने वाले जो प्रोड्यूसर है उनको अपनी कंपटीशन में टिकने के लिए अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनल ट्रेड को भी इफेक्ट करेगा, इंटरनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड को भी इफेक्ट करेगा, तो दोनों हिसाब से हमें ध्यान में रखना है। 6. बेस्ड ऑन द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इट इज not very difficult to satisfy consumer in the domestic trade as a society level of awareness and education, information preference, values to tolerance level etc. in one country are almost similar. हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर अलग अलग 28 स्टेट के जो कंज्यूमर है उनके इंफॉर्मेशन, उनके प्रेफरेंस, के वैल्यूज, उनके टॉलरेंस लेवल, उनके जो भी डिमांड है वो हर एक कंट्री के अंदर सिमिलर होती है। वो सभी प्रोडक्ट्स करने वाले कंज्यूमर प्रोड्यूसर है, ट्रेडर है, वो जानते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ये सभी काफ़ी हार्ड है। यानी सेल प्रमोशनल मेथड अकॉर्डिंगली हाउ टू satisfy the wants of international consumer, it is very difficult to guess. These aspects are different in different countries of the world and hence it is more difficult to satisfy buyers in international trade. In other words, consumer behavior is predictable in domestic trade while it is not easily predictable in the international trade. यानी कंज्यूमर की बिहेवियर प्रिडिक्ट करना डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर काफ़ी आसान है। कौन से दिमाग से जा रहे हैं, कहाँ कौन सी डिमांड करेंगे, कब डिमांड कम होगी, कब ज़्यादा होगी, उनका प्रिडिक्शन इंटरनल ट्रेड के अंदर काफ़ी इजी है मगर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर काफ़ी मुश्किल है वो अंदाजा लगाना। सेकंड, बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम, administrative and legal systems and the producer is in domestic trade are known to all the traders, so they face relatively lesser difficulty in the undertaking trading activity. जो ट्रेडिंग की एक्टिविटी करते हैं इंटरनल ट्रेड के अंदर, डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिवली और लीगल सिस्टम से हर एक ट्रेडर अवेयर है। रिलेटिवली लेसर डिफिकल्ट टू अंडरटेकिंग ट्रेडिंग पॉलिसी एक्टिविटी, जो उनको इंटरनल ट्रेड के अंदर जो भी करने पड़ेगी वो काफ़ी अच्छी तरह से वो सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि उनको पता है कि रूल्स रेगुलेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम क्या है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। मगर वो इंटरनेशनल अगर ट्रेड करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ट्रेडर टू ट्रेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टैक्स सिस्टम, द सिस्टम ऑफ द ऑब्टेनिंग लाइसेंस परमिशन एज वेल एज द लीगल सिस्टम ऑफ द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग सच इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन कंट्रीज इज एक्सपेंसिव। यानी उनके टैक्स सिस्टम क्या है, उनके लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या है, उनके परमिशन की लीगल सिस्टम क्या है, ये सभी अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, लीगल प्रोसीजर भी अलग अलग होती है और सभी की इंफॉर्मेशन लेना वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये 7 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन प्रेजेंट टाइम्स। द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2013 has stated some trends of the world trade from the work of the historian Angus Maddison. Very important one name for you. The World Trade Report 2013 किसने पेश किया था? तो वो है हिस्टोरियन एंगुस मैडिसन ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है आपके लिए।
एक मार्क्स के एमसीक्यू और 1 सेंटेंस के लिए आ सकते हैं। सिंस द मिड 1800s the world's population has grown regularly 6-fold. World output has grown 60 folds and world trade has grown over 140 folds. यानी धीरे धीरे जो इंटरनेशनल ट्रेड की बात है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन के सामने आगे बढ़ रहा है। According to these reports, the dramatic decrease in the transport and the communication cost have been the driving force behind today's global trading system. Geopolitics has also played a decisive role in advancing and reinforcing this structural trade. In the last 30 years, world merchandise commercial services trade have increased by about 7% per year on an average. यानी last 30 years की बात करें तो दुनिया की जो मर्चेंडाइज एंड कॉमर्शियल सर्विस ट्रेड है वो 7% on an average increase हो रही है। Between 1980 to 2011, the share of the developing countries in the world's trade increased from the 34 to 47, यानी 2011 तक 1980 से 2011 तक की हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो 34% पे से 47% बढ़ गया है। द शेयर इन द वर्ल्ड इंपोर्ट इंक्रीज बाय 29 to 42, जो इंपोर्ट की बात हो रही थी वो भी 29 से हो गया है। द एशियन कंट्रीज आर प्लेइंग इंक्रीजिंग रोल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, जो एशियन कंट्री वाले हैं उन्होंने अपना वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अपना रोल काफी आगे बढ़ा दिया है। फॉर ए नंबर ऑफ डिकेड्स वर्ल्ड ट्रेड हैज ग्रोन on average nearly twice as fast as world production. This reflects the increasing prominence of international supply chain and hence the importance of the measuring trade in value added terms. यानी average annual growth of world trade during the different times के हिसाब से अगर हम देखें तो 1950 से लेके 2015 तक 7.88 वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ हुआ था। देन आफ्टर 3.65, 6.55, 6.89 and 5%, 2.5। तो कंपेयर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्स अगर हम देखें तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो वर्ल्ड ट्रेड का जो था वो डिफरेंट टाइम के हिसाब से अलग अलग वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। 2015-16 के अंदर 2.8% हमें देखने को मिल रहा है। नाउ इंडिया शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड, इंडिया का कौन सा रोल है ग्लोबल ट्रेड के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर? तो इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज रिमेन लो कंसिडरिंग द साइज एंड द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। However, as developing nations, India plays an important role to determining direction of the world trade. India's own exports have grown significantly and exports are rising significantly as a percentage of the GDP. हम एक्सपोर्ट जो करते हैं वो धीरे धीरे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, पहले के मुकाबले हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट की है। उनके डेटा भी यहाँ पे हम देख रहे हैं 2005 से लेकर 2014 तक के डेटा के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट है शेयर इन द ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 0.9, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7, यानी जो हमारा रैंक पहले 2005 के अंदर 29 का था एक्सपोर्ट करने वो 19 का आया है, यानी 10 रैंक हम अपग्रेड हुए हैं। साइज, कॉम्पिटिशंस एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द trends of trade, the development of trade, the efforts of country to promote her trade in international market, and to know the relations of the country with other countries, as well as in order to check the quality of domestic production according to international standard and the competitiveness of domestic product in international market. It become important to know the size, competition, direction and countries foreign trade। यानी इंडिया की फॉरेन ट्रेड के अंदर जो भी डायरेक्शन है उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा है वो हमें जानने जरूरी है, तभी हमें पता चल सकता है कि इंडियन की इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड के साथ कितने परसेंट आगे बढ़ रही है या कम बढ़ रही है। तो साइज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इन सिंपल टर्म्स साइज ऑफ foreign trade means what? Total value and volume of merchandise import and export of a country। जो अगर
डेफिनेशन आपको पूछी जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, तो उनका एक ही आंसर हो सकता है टोटल वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री। इंडिया के जो मर्चेंडाइज कमोडिटीज है उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू और उनके वॉल्यूम कितने हैं वो हमें साइज ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड बता सकता है। एवरी successive year, if the payment made towards the imports and revenue generated from the export rise, the percentage share of trade value rises and national uh, income and the share of the country's trade in the world trade rises, then it is concluded that the size of the country foreign trade has increased। यानी अगर अलग अलग ईयर के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सभी अगर बढ़ते नजर आ रहे, परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ ट्रेड वैल्यू राइजेस, अगर वो नेशनल इनकम भी बढ़ा सकते हैं, कंट्री के ट्रेड को भी बढ़ा रहे हैं, तो वर्ल्ड के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कोई भी ऐसे कंट्री अगर ये पैरामीटर से आगे बढ़ रहा है तो वो अपने फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज कर रहा है। बिटवीन द पीरियड ऑफ द 1951 टू 2016, the size of India's import and export, their percentage share in the national income as well as their share on the world trade have increased. However, the size and the growth rate of import has been higher than the size of export। यानी अगर हम 2015 से लेकर 1951 से 2016 की बात करें तो इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। नो डाउट इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, मगर दोनों के जो भी डेटा है उनसे हम ये जान सकते हैं कि इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर काफ़ी तरक्की की है। यहाँ पे जो डेटा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट 1991 से लेके 1999, 98, 99, 2014, 15 के जो डेटा है उसके अंदर साफ आपको दिख रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट 17.9, 33.2, 310.5, उनके सामने इंपोर्ट्स 17 से 19, 32 टू 42 एंड 310 एक्सपोर्ट से हमारी इंपोर्ट 448 हुई। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर हम देखें, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच के डिफरेंसेस 1991 के अंदर -1.5, 1998, 1990 के अंदर -9.2 और 2014-15 के अंदर -137.5। यानी हमारी इंपोर्ट लगातार बढ़ रही है, एक्सपोर्ट लगातार कम हो रही है। जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक डेप्रिसिएशन मोड के अंदर है, यानी पूरा हमारा बैलेंस नहीं है, हम माइनस के अंदर जा रहे हैं। Initial year after the independence, size of the development import remained large, but owing to lower capacity of the export, India's export remained lower. As India started developing more after 1980, import for suitable sustaining, maintaining, and expanding the large industries started rising. During this period, income of the people in the country started rising in good production, and so domestic demand and good increase, owing to which lesser amount of the exportable surplus was generated. Hence, export remained lower. After 1991, India's export increased significantly to sustain the international competition. The demand for the technology, petrol, etc. by industries remained very high, but along with this, export ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे बात करें तो 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स हुआ उसके बाद रिस्ट्रिक्शन कम हो गए, हमारे वर्ल्ड ट्रेड के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से होने लगा। लाइसेंसिंग प्रोसीजर थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, वो लो रेट पे चीपली बना दी। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो डेटा 1991 के बाद के 1998, 1999 और 2014 के अंदर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट भी बढ़ा है मगर एक्सपोर्ट के मुकाबले कम है। यानी 17% पे से एक्सपोर्ट 32 हो रही है, 32 पे से 310 एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये जो डेटा देख रहे हैं यूएस डॉलर के अंदर वो बता रहा है कि इंडिया ने 1991 के बाद रिमार्केबल चेंजेस किए हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ा रही है, इंपोर्ट भी बढ़ा रही है। इंपोर्ट बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि इंडिया डिपेंडेंट है, इंडिया कैपेबल है, कैपेसिटी इंडिया की है तभी वो इंपोर्ट कर सके, क्योंकि इंपोर्ट करने में हमें अपनी करेंसी को बाहर भेजनी पड़ेगी तब जाके हम परचेस कर पा रहे हैं। यानी परचेसिंग कैपेसिटी अगर इंडिया की है तो ही हम इंपोर्ट करेंगे। अगर इंपोर्ट करते वक्त अगर पैसे हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो पॉसिबल नहीं कि इंपोर्ट कोई भी कंट्री हमें करवा दे। तो डेवलपिंग इंपोर्ट्स कंट्रीज रॉ मटेरियल्स नो हाउ टू
machines etc. मेंटेनेंस इंपोर्ट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये सभी जो स्किल है वो हमारी इंक्रीज हुई है ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो परसेंटेज शेयर ऑफ द ट्रेड इन इंडियन जीडीपी, जीडीपी के अंदर हम देखें तो 1981 से लेके 2014 तक के डेटा को हम ध्यान में रखें तो 12% से 38% हमारे जीडीपी मेजर हुए हैं परसेंटेज शेयर ऑफ ट्रेड इन द इंडिया जीडीपी। इंडिया के जीडीपी के अंदर जो ग्लोबली जीडीपी हमारा ऐड हुआ है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2015 का, वो 12 पे से 38.3% आ गया है। तो ये डेटा के हिसाब से ही ये ग्राफ बना है 1981 के 2001, 2011, 14, और आप देख सकते हो 11 के बाद ये जो ग्राफ हमारा 19% था वो 41.8 और 38.3% हुआ, यानी परसेंटेज शेयर ऑफ द ट्रेड इन इंडियन जीडीपी वो हम यहाँ से देख सकते हैं पूरा ऊपर जा रहा है धीरे धीरे 19 पे से जंप करके 41 तक जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो हमारे वॉल्यूम थे वो बढ़ रहे, ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा ग्राफ हमारा हो गया। Now, competition nature of India's merchandise import and export. In this section, competition of the trade for significance the nature of trade. Competition of trade means the items of merchandise import and export. It is not a debt. While checking the nature of the India's foreign trade in 1951, India was a less developed country and economy. In the progress is to become developing economy after 1980 and 1991, it rapidly increasing. यानी 1980 बाद जो हमारा इंडियन इकोनॉमी डेवलप हुआ, रिफॉर्म्स हुआ, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उनके बाद जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ वो काफी इंक्रीजिंग हुआ। वाइल इन लेस डेवलप्ड इकोनॉमिक, export of primary goods continues a huge proportion of the export. The export of the tea, coffee, jute, ores and minerals etc. very much higher from India, and export of industrial goods and very much lower. यानी हमारी पहले एक्सपोर्ट जो हुई थी वो एक्सपोर्ट के अंदर टी, कॉफी, जूट ऐसी ही हाई रेट पे हुई थी, और हमारी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट गुड्स एंड वेर आर लोअर, हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो एग्रीकल्चर बेस पे ज्यादा जाते थे। मैंने कंट्री स्टार्टेड डेवलपिंग मोर, द पोर्शन ऑफ द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ग्रेन tends to fall. The share of the primary sector goods in total export tends to fall, and that industrial goods tends to rise. यानी जब हमारा 1956 के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात हो गई सेकंड फायर प्लान के अंदर, तो जब हमारी फायर प्लान के अंदर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात हुई तो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े, इंडस्ट्रियल एरिया के शेयर एम्प्लॉयमेंट में भी ज्यादा हुए, जीडीपी में भी ज्यादा हुए। तो इनिशियली जो हम पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे उसके ऊपर ब्रेक आई, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गुड्स और जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, बिग एंड हेवी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करते थे उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगी। सच ट्रेंड्स वेर फाउंड इन द डिकेड्स of 17th and 18th in the Indian trade. As a country developed, still further maintains imports for export oriented industries, and imports of these verifications and expansion of the industry's activity increase. For instance, imports of intermediate goods, raw materials, spare parts, petrols, new technology, etc. rose in India with the process of furthering development. After 1991, the nature of the export and the import changed significantly in India. The proportion of goods and goods, food grain, other agricultural goods and capital goods declined in the total imports. The share of the traditional export like tea, coffee, jute, etc. in the total export declined, while that of the industrial goods of non-traditional items increased. For the example, export of software. In 1961, the share of the food imports in the India's total merchandise imports was 19.1%, which declined to jute just 3.9 in 2014-15. This shows that India attained self-reliance in the grain and other foods items. With increase in the speed of the development, India could produce capital and capital intensive goods also more efficiently, and thus the imports of these items also fell significantly. In 1960-61, the share of the capital intensive goods is India's merchandise import was as high 31.7%, which is declined to 9.8. यानी अगर हम यहाँ से ये
मैग्नीट्यूड देखें तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर 1991 के बाद जो पहले के मुकाबले इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो पहले काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा था वो कम होता नज़र आ रहा है। हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे हैं। जो पहले 31.7% थी वो 9.8, यानी जो हमारी इंपोर्ट है वो इंपोर्ट भी पहले जो 31.7% थी वो भी धीरे धीरे 9.8 होकर डेक्लाइन हो रही है। और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ऐसे कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ही करते हैं जिनका प्रोडक्शन के अंदर यूज हो, और उनके कैपिटल से, उनके प्लांट मशीनरी से इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो लेबर है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन हो रही है, उनके साथ साथ कैपिटल इंटेंसिव मेथड से भी प्रोडक्शन हुए, और होने के बाद उनका जो भी प्रोडक्शन हो वो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सके। इन द सिमिलर वे द नेचर ऑफ द एक्सपोर्ट हैज आल्सो चेंज इन द शेयर ऑफ द एंटायर प्राइमरी सेक्टर्स इन द इंडिया's merchandise export in 1960-61 was 44.2 which reduced to low at 12.3। यानी पहले हम हमारी एक्सपोर्ट के अंदर एग्रीकल्चर की ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, मगर 1960 एंड 61 में 44.2% थी, वो रिड्यूस होकर 2014-15 के अंदर 12.3 हुई है। वेयर द शेयर ऑफ द टी कॉफी एक्सपोर्ट डेक्लाइन फ्रॉम द 19.3 टू 0.2। जो हमारी टी और कॉफी की हम एक्सपोर्ट करते थे पहले 19.2%, वो 0.2 हो गई है। एंड जूट एक्सपोर्ट डेक्लाइन फ्रॉम 21 टू 0.2। जो जूट की एक्सपोर्ट हम 21% करते वो भी 0.2% हो गई। लाइकवाइज द शेयर ऑफ द लेदर प्रोडक्ट and merchandise export declined from 4.4% to 1.3 in 2016-61 to 2014 period, and that of the textile declined from 10 to 2% सेम पीरियड। यानी हम देख सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट भी है वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर बेस से कम हो रही है। जूट की हमने देखी, टी की हमने देखी, टेक्सटाइल की देखी, लेदर कॉमोडिटी की देखी। जो एक्सपोर्ट पहले थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगेंस्ट दैट एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट इंक्रीज फ्रॉम 0.1% टू in 1960-61 5.4 in 2014-15। यानी जो हमारी एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट की 0.1% थी 60-61 के अंदर, वो 2014-15 के अंदर 5.4 हुई है। द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स इन टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वाज 45.3% विच इंक्रीज टू 66.7%। यानी 1661 के अंदर अगर हम देखें तो 45.3% हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो 2014-15 के अंदर 66.7 हुई है। एक्सपोर्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंटिन्यूज constituted only 1.1% of the total merchant export in 1960-61 which increased to 18.5 in 2014-15। यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट थी वो पहले 1.1% हमारे एक्सपोर्ट होती थी 60-61 के अंदर, वो 2014-15 के अंदर 18.5 हो रही है। एक्सपोर्ट आर इंक्रीजिंग बट द टोटल प्रोडक्शन आर रिमेन चेंज। यानी जो हम एक्सपोर्ट करते थे उनके प्रोडक्शन के जो टाइप्स है वो चेंज होते नजर आ रहे हैं हमें। डायरेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड मींस द ट्रेड रिलेशन ऑफ द नेशन विथ वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डायरेक्शन की बात होती तो एक ही बात दिमाग में आती है कि हमारे अलग अलग कंट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप है, हम उनके साथ कैसे डील करते हैं, उनके हिसाब से हमारी डायरेक्शन डिसाइड होती है। द रिक्वायरमेंट फॉर ए कंट्री इन order to develop trade relation with country in different direction of the world country। अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग रिलेशनशिप हो सकती है, उनके हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकते हैं। अगर कोई कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो वहाँ की डायरेक्शन हमारी कम होगी, और जिस कंट्री के साथ हमारी अच्छी बनती है वहाँ हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। दिस आर द डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर 3 to 4 पॉइंट आर देयर। कैपेबिलिटी टू अंडरटेक production of a large variety of goods, good political and diplomatic relationship with the many countries, readiness to undertake several diplomatic engagements with the other nations। ये तीनों बातें अगर हमारे संबंध अच्छे हैं दूसरे कंट्री के साथ तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर दूसरे कंट्री रेडी है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करने के लिए, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लेन देन के लिए रेडी है, तो भी हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की डायरेक्शन अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सेटिंग अप प्रॉपर स्केल फैसिलिटीज एंड ट्रेड मैकेनिज्म। यानी हमारी एबिलिटी, हमारी टेक्नोलॉजी भी अगर इम्प्रूव हो रही है तो भी दूसरे कंट्री के साथ हम आसानी से उनके डिमांड के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने
प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल सरप्लस, अगर हमारे पास ज़्यादा एक्सपोर्टेबल पर सरप्लस है तो भी हम अच्छे से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ our trade was with England as per trade of England was already established before the independence. इंडिपेंडेंस से पहले अगर हम बात करें तो हमारा 100% जो प्रोडक्शन था वो 100% हमारा प्रोडक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड के साथ, क्योंकि इंग्लैंड के साथ अगर हमारा हो रहा है तो हम 100% उसके साथ ही, क्योंकि पहले हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हमारा ट्रेड चलता था बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इंग्लैंड के साथ जो मैनचेस्टर था उसके साथ ही हमारा ज़्यादातर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वेर डिपेंडेंट ऑन यूएसए फॉर मैनी आइटम्स ऑफ इंपोर्ट्स। इंडिपेंडेंस के बाद हम यूएसए के ऊपर रहे इंपोर्ट करने के लिए। इन 1960-61 आवर इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए कंटिन्यूज 29% ऑफ द आवर टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स के 29% शेयर हम यूएसए से इंपोर्ट करते थे, विच फेल इन द 2007 बाय 8%। पहले 29% हम इंपोर्ट करते थे यूएसए से अब 8% हम करने लगे। Over the year, our merchandise imports from OPEC, very very important, OPEC, that is OPEC, that is our imports of petroleum product, crude oil अगर import export होगी वो OPEC के हिसाब से होगी। increase with increased place of the industrialization and development, अगर इंडिया के अंदर 1956 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की तो वहाँ पे ज़्यादातर क्रूड ऑयल की डिमांड हुई, तो हमें गल्फ कंट्री के साथ OPEC के साथ रह के वहाँ की इंपोर्ट ज़्यादा करनी पड़ी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ज़्यादा हुई। इंडिया हैड फ्रेंडली रिलेशन विद द रशिया एंड our import from Russia were high after independence with decline in 1980 since 1980 after the economic crisis in Russia। 1980 तक हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंटरनेशनल ट्रेड रशिया के साथ कम हो रही थी वो 1980 के बाद अच्छी तरह से हुई, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रशिया के साथ अगर करते तो इंग्लैंड के साथ हमें जो डिपेंडेंट रहना पड़ता था वो कम हुआ नजर आया। यानी इंग्लैंड के साथ जो पहले हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी उनको हमने डेक्लाइन किया, क्योंकि इंग्लैंड के ब्रिटिशर ने इंडिया की जो कंडीशन की थी उससे रूठी हुई हमारी गवर्नमेंट 100% दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहती थी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के शेयर इंग्लैंड के साथ ना करके दूसरे कंट्री के साथ वो करना चाहती थी। दैट वाई इंडिया हैड फ्रेंडली रिलेशन विद रशिया एंड आवर इंपोर्ट from Russia were high after independence with decline since 1980 after economic crisis in Russia. Hence, our trade with traditional partners started declining gradually, but our trade with other developing countries started increasingly, especially with the developing countries of East Asia, Central Asia and Africa. Our import from the other developing countries were about to 11.8% of our total merchandise imports in 1961, which increased by 32 in the 2078 and further 59 in 2014-15। यानी एशिया के कंट्री की कंपैरिजन करें, चाहे वो ईस्ट एशिया हो, सेंट्रल एशिया हो या अफ्रीका हो, वो जो डेवलपिंग कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो इंपोर्ट हुआ वो 11.8, उसके बाद 32 और उसके बाद 59, यानी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड वो बढ़ा। इन द सेम पैटर्न इन 1961 इंडिया's एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड कंटिन्यूसली 26.8% टोटल मर्चेंट एक्सपोर्ट्स विच रिड्यूस टू 4%। यानी 2007-8 की बात करें तो हमने एक्सपोर्ट इंग्लैंड को सिर्फ 4% किया और 1961 के अंदर हम 26 पॉइंट कर रहे थे, यानी उनके ऊपर का एक्सपोर्ट जो हुआ वो भी हमने रिड्यूस कर दिया था। ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ इंडियंस export to USA declined to 16% to 12%, and from Russia 4.5 to 0.6। यानी इंडिया की एक्सपोर्ट यूएसए के अंदर भी 16% से 12% हुई और रशिया को भी हमने 4.5 से 0.6 बढ़ाई। Contrary to this, our merchandise export to OPEC countries 4.1% of our total merchandise export in 1960-61, which gradually increased over year, and after 2007-8 increased over 16%, and during the same period merchandise export of the developing countries increased by 14.8 to 42.6%.
यानी जो गल्फ कंट्री के साथ, ओपेक कंट्री के साथ जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा आप यहाँ पे देख रहे हो, वो डेवलपिंग कंट्री के 14% से 42% दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉम आवर टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, दोज टू कंट्री were almost 50% in 2014-15. This way, India has made successful attempt to diversify her trade with different countries in the different direction. यहाँ पे पूरा जो कंट्री का जो डायग्राम है वो डेटा सिर्फ देखने के लिए है, एग्जाम के अंदर ये नहीं आने वाले। फिर भी इंडिया के अंदर जो 2014-15 की फॉरेन के साथ जो शेयर थी इंडियन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स की, वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के मुकाबले 59% थी। और उसके बाद हम देखें जो हमारी एक्सपोर्ट थी जो 2014-15 के ये पाई चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं, वो भी एशिया के 50% हमारी थी। यानी इंडियन इकोनॉमी के अंदर एशिया कंट्री के अंदर बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के यहाँ पे हम देख रहे हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर एक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी के लिए, सेक्शन सी के लिए, सेक्शन ए के लिए, या सेक्शन डी के लिए, या सेक्शन ई के लिए भी ये कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट का काफी इंपॉर्टेंट। यू मार्क इट इंपॉर्टेंट ऑल, बिकॉज इन 1 marks फॉर MCQ और 1 sentence there are question for you, and there are some of the definition for also you, what is trade of balance, what is balance of trade, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या है, उनकी आउटकम्स क्या है, ये सभी आपको पूछा जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज systematic account of the value of transaction of country with the rest of the world in the goods and services, transfer, payment and capitals, that is called asset, meaning an accounting statement showing the value of import export of tangible and intangible goods during a year। काफी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के अंदर के जो वर्ड है एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये एक हिसाबी पत्रक है जिसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डेटा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी टैंगिबल और इनटैंगिबल। टैंगिबल डेट इज आप यूज कर सकते हो, अच्छी तरह से देख सकते हो, टच कर सकते हो। इनटैंगिबल यानी जो सर्विस की बात होगी, यानी बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी के डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के यहाँ पे आपको शो करेंगे स्टेटमेंट के अंदर। तो टेंगिबल और विजिबल गुड्स आइटम्स मींस गुड विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनटेंगिबल दैट इज कॉल्ड इनविजिबल गुड्स मींस सर्विसेज, यानी जिसे हम टच कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड टेंगिबल, जिसे हम टच नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड इनटेंगिबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज क्रेडिट एंट्री एंड डेबिट एंट्री, ऑल रिसिप्ट by the homes country from the foreign are recorded as a credit। यानी हम जो बाहर अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने से हमें इनकम मिलेगी, तो वो इनकम हमारे लिए क्रेडिट है, वो स्टेटमेंट के अंदर हम क्रेडिट करेंगे। ऑल पेमेंट बाय होम कंट्री टू फॉरेन आर रिकॉर्डेड एज ए डेबिट, यानी अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करने पड़ेंगे फॉरेन कंट्री को, तो उनको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो नाउ types of balance of payment very very important, 9.8.1, 2, 3 all are very very important। balance of payment can be divided into two ways, that is balance and unbalanced। balance of the payment is said to be balanced when the values of the entries on credit side equal to debit side, यानी equal to, अगर 1 लाख हमने पेमेंट किया है, 1 लाख हमें बाहर के कंट्री से मिला है, तो दोनों साइड इक्वल है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड पेमेंट। यानी कोई भी ज्यादा नहीं है, कोई भी कम नहीं है, जितना हमने इंपोर्ट किया उतना ही हमने एक्सपोर्ट करके कमाई की, तो वो जो हमारा पेमेंट बैलेंस बनेगा वो बैलेंस होगा। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज unbalanced when the value of entries on the credit side is not equal to entries on the debit side। अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अमाउंट अगर इक्वल नहीं होंगे, अगर क्रेडिट साइड 1 लाख से डेबिट साइड 50,000 है, या डेबिट साइड 1 लाख है और क्रेडिट साइड 15,000 है, तो ये दोनों एंट्री अलग अलग है, यानी दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे, तो वो जो डिफरेंसेस होंगे दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस ऑफ पेमेंट। इफ द रिसिप्ट आर मोर देन पेमेंट or the value of the credit side entries is greater than the value of the debit side entries, there is a surplus in the balance of payment। very very important। balance of payment जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, अगर रिसिप्ट आपकी ज्यादा है और पेमेंट कम है तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो सकती है, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो पैसे ज्यादा आएंगे, यानी हमने एक्सपोर्ट ज्यादा की है, एक्सपोर्ट ज्यादा करने से हमें पैसे ज्यादा मिलते हैं, और इंपोर्ट करने से अगर हमें पैसे कम
ले जाने पड़े तो देयर इज अ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस कब हो सकता है? जब आप अपने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इंपोर्ट कम करें, यानी बाहर अगर इंडिया ज्यादा चीज बाहर वालों को बेचते हैं तो उनकी कमाई ज्यादा होने वाली है, और बाहर से हम इंपोर्ट कम करेंगे तो हमें पेमेंट कम करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो क्रेडिट डेबिट की एंट्री होगी उसके अंदर क्रेडिट साइड बढ़ेगी, डेबिट साइड कम होगी। क्रेडिट साइड बढ़ी दैट मीन्स हमारी इनकम ज्यादा हुई, और इनकम ज्यादा हुई उसका मतलब साफ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सरप्लस है, डेफिशिएट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री बुक्स कीपिंग सिस्टम, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, हाउएवर इन रिलेटिवली देयर कैन बी डेफिशिएट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी इट इज फॉर थियरी के लिए बराबर है कि बैलेंस है, मगर एक्चुअल अगर हम देखें तो एक्चुअली कोई भी कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी बैलेंस नहीं होती, वो सरप्लस या डेफिशिएट होने के चांसेस है। अकाउंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, very very important. BOP, that is balance of payment, BOP has two accounts. BOP has two accounts, current accounts and capital account. Current account, these accounts recorded the credit and debit entries for the following. करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर करंट के अंदर दो बात हो रही है। फर्स्ट है ट्रेड ऑफ द मर्चेंडाइज गुड्स, दैट इज टेंगिबल गुड्स ओनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेंगिबल गुड्स की बात हो रही है। टेंगिबल दैट इज वी कैन टच, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो टेंगिबल गुड्स है। रिसिप्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट are recorded as a credit and payment for the imports are recorded as a debit entry. The sum total of this section of current account is called balance of trade. ध्यान में रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ध्यान में रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के यही डिफरेंसेस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर टेंगिबल इनटेंगिबल दोनों कमोडिटी को ध्यान में रखते हैं, मगर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर BOT के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेंगिबल गुड्स को हम ध्यान में रखेंगे। टेंगिबल गुड्स दैट वी कैन टच इट। फॉर एग्जांपल, अगर लैपटॉप की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, प्लांट मशीनरी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, या किसी कमोडिटी के या गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो वही कमोडिटी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा BOT यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर दिखाई देंगे। इफ द पेमेंट फॉर द मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द रिसिप्ट फ्रॉम द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, देन इट इज कॉल्ड डेफिशिएट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड कब डेफिशिएट होता है, आपको पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन दो बैलेंस ऑफ ट्रेड, डेफिशिएट बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो डेफिशिएट का मतलब यह है कि हमने कमाई कम की और हमने खर्च ज्यादा किया, यानी आमदनी 28 खर्चा रुपया। हमने एक्सपोर्ट कम किया, इंपोर्ट ज्यादा किया। इंपोर्ट किया दैट मीन्स हमें पेमेंट करना पड़ा, और वो पेमेंट अगर ज्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से, यानी कमाई हमारी कम है और हमारे कमाई हमारी कम है और हमारे खर्च ज्यादा है, तो जो डिफरेंस होंगे वो डेफिशिएट होंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। द वाइस वर्सा सिचुएशन इज कॉल्ड सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। वाइस वर्सा दैट मींस अगर क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा है, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट की कमोडिटी को प्रोडक्ट करने के बाद दूसरे कंट्री के अंदर बेचा है, तो उनकी कमाई हमें ज्यादा मिलती है। और बाहर के लोग अगर इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया इंपोर्ट करती है ऐसे कंट्री से, और उनके जो डिफरेंसेस अगर हमें कम नजर आए, तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, कमाई ज्यादा हुई, क्रेडिट ज्यादा हुई, डेबिट कम हुई, तो वहां पे सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड के चांसेस है। आई रिपीट अगेन, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ओनली एंड ओनली टेंगिबल गुड्स आर कंसीडर, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बोथ टेंगिबल एंड इनटेंगिबल आर कंसीडर। सो कीप इन माइंड दैट it is very very important for differences also between BOT and BOP. Trade in invisible or services, the incomes from the invisible are recorded as a credit side and payment on debit side. Combined balance of 1 and 2 is called current accounts. current accounts के अंदर टेंगिबल इनटेंगिबल दोनों आते हैं, यानी दोनों की एंट्री डेबिट और क्रेडिट जो होती है उन दोनों की बात होती है। कैपिटल अकाउंट, दिस अकाउंट्स record receipt and payment from the transaction on assets such as money asset like a bond, share, gold, capital, loans, etc. other from the fixed capital. यानी कैपिटल अकाउंट के अंदर के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी उसके अंदर बॉन्ड, शेयर, गोल्ड, कैपिटल, लॉन्स की बात होगी। आपको एग्जांपल के तौर पे पूछा जाता है व्हाट आर इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी बातें होगी, तो बॉन्ड, शेयर, गोल्ड, कैपिटल, लॉन्स और
जो फिक्स कैपिटल है उसकी ही बातें हो सकती है। टोटल ऑफ द करंट अकाउंट्स एंड कैपिटल अकाउंट्स इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या? तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की अगर बात होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बीओपी के अंदर टेंगिबल, इनटेंगिबल, विजिबल, इनविजिबल दोनों कॉमोडिटी को ध्यान में रखेंगे, और बीओटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेंगिबल गुड ही हम ध्यान में रखेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। Factor influencing the balance of payments means those factors which affect the import-export movement of capital, movement of the factors of the production, investments, leading etc. in the nation, deficit and surplus in the balance of payments can be arise owing as such factors. Factors of influencing balance of payment यानी बीओपी को कौन इफेक्ट कर सकता है? तो उनके क्रेडिट, उनके डेबिट के ऊपर जो इफेक्ट करती है, उनसे हमारा सरप्लस और हमारा डेफिसिट होता है, वो सभी बातें बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करती है। द इम्पैक्ट ऑफ सच फैक्टर्स यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सम ऑफ दिस आर एज फॉलो। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्सचेंज रेट, प्राइस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन होम country and foreign country, variety and the quality of the tradable goods, inevitable imports, level of economic development of the country, legal restriction on a trade supporting facility and infrastructure like transportation, communication etc. ये सभी जो 6-7 बातें हैं। एक्सचेंज रेट अगर ज्यादा है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होंगे। पीरियड्स ऑफ द ट्रेडेबल गुड्स, होम कंट्री अगर अपनी ही कंट्री के अंदर वो सभी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की गई प्रोडक्ट को वो खुद ही बनाने लगे तो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होगी। वैरायटी अगर लो रेट पे जा रही है, लो क्वालिटी पे जा रही है, डिमांड नहीं हो रही है तो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होगी, डायरेक्ट बीओपी पे उसकी इफेक्ट होगी। इनवाइटेबल इंपोर्ट्स, लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट 2 पॉइंट, लीगल रिस्ट्रिक्शन। अगर लीगल रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, लाइसेंसिंग मेथड्स के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंटेशन ले जाने रहे, तो ये सभी बातें अगर इम्प्लीमेंट होती है स्ट्रिक्टली तो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होगी। और उनकी इफेक्ट क्या होगी? डायरेक्ट हमारी क्रेडिट और डेबिट साइड के ऊपर, जो ट्रेड ऑफ बैलेंस, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर इफेक्ट करेगी, बीओपी के ऊपर भी इफेक्ट करेगी। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट अगर फेवरेबल है तो 100% उनका पॉजिटिव रिजल्ट हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर आएगा। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आपको दिख रही है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, क्रेडिट साइड देख रहे हो 200, 100, 100, 100, 200 की जो सेवरल पर्टिकुलर्स आपको दिख रहे हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, यूटेंसिल, ये सभी का टोटल 600 हुआ है। और 600 में से डेबिट साइड के जो सर्विस इंपोर्टेड, इन्वेस्टमेंट मनी पेड, ये सभी के टोटल अगर हम देखें तो 800 है। और 600 में से 800 गए, यानी डेबिट साइड अगर ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो 200 हमें माइनस दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएट। ये 200 का मतलब, माइनस का मतलब कि हमारा डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है। और जब भी हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस बीओपी अगर माइनस में दिख रहा है, डेट इज कॉल्ड डेफिशिएट। और दूसरे अगर हम देखें कैपिटल अकाउंट को हम देखें तो लॉन्ग शॉर्ट बोरिंग 200, शॉर्ट टर्म्स 100, सेल्स ऑफ गोल्ड 400, 100, ये 2 + 1 + 1 यानी 400 जो हुआ है वो कैपिटल का हुआ है। ऊपर जो आपको फॉन्ट नजर आ रहे हैं डार्क 600, या 600 और 400 का टोटल हुआ है 1000, दैट इज कॉल्ड टोटल रिसिप्ट, यानी 1000 हमने एक्सपोर्ट करके कमाए। उनके सामने अगर हम देखें तो कैपिटल के अंदर 80, 60, 50 यानी 190। अगर कैपिटल अकाउंट की हम बात करें तो 400 यहाँ पे हमारी कमाई है, 400 हमारी एक्सपोर्ट करके हमने क्रेडिट की है, और यहाँ पे 200 हमने डेबिट किया है। यानी हमारा जो बैलेंस दिख रहा है प्लस में है, ऊपर का ये माइनस में था, यहाँ पे प्लस में है, यानी 200 प्लस, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है। यानी हमारी यहाँ पे इनकम ज्यादा है, यहाँ पे हमारे खर्च कम है। और दोनों को हम ऐड करें तो 1000 डेबिट साइड दिख रही है, 1000 क्रेडिट साइड दिख रही है, यानी दोनों साइड बैलेंस है। यानी 1000 माइनस 1000 दैट इज 0, दैट मीन्स यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ऊपर देखे तो हम अनबैलेंस है, -200 + 200, यानी ऊपर डेफिशिएट है और नीचे सरप्लस है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, व्हेन एन इंडियन टूरिस्ट visit
a foreign country, she or he may not able to purchase goods there in Indian rupees. हम जानते हैं कि अगर हम बाहर हम जाते हैं, कनाडा के अंदर गए, अमेरिका के अंदर गए, तो जेब में अगर करेंसी नॉट इंडियन इकोनॉमी की है तो वहाँ नहीं चलेगी, वहाँ हमें डॉलर पाउंड के अंदर ही परचेस करने पड़ेंगे। वहाँ शॉप के अंदर हम जाएंगे और हमारी गांधी बापू वाली अगर हम नॉट पेश करेंगे तो दे आर नॉट एक्सेप्ट एंड आवर डील आर नॉट सक्सेसफुली ट्रांजैक्ट। वाई? बिकॉज we have to convert our currency in their own country's currency. They need to currency of that country. Likewise, when an Indian importer imports goods from foreign country, she or he will have to make payment in their particular country's currency or in international acceptable currency. These are example of the Indians demand for the foreign country. इंडिया के अंदर वो अगर आते हैं डॉलर और पाउंड लेके और यहाँ ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे तो भी नहीं हो सकेगा, और इंडियन कंट्री अगर बाहर जाके रूपी के अंदर कुछ भी इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहेंगे वो भी नहीं हो सकेगा। एक स्टैंडर्ड है उनका, हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। देयर फॉर सच टूरिस्ट और ट्रेडर्स approach bank or official registered currency trader to convert their domestic currency into a foreign or internationally acceptable currency. Such conversion of country is doing at the specific rate at the specific time which is known as exchange rate. exchange rate का मतलब ये है कि अगर इंडियन इकोनॉमी की रूपी या फॉरेन कंट्री की डॉलर या पाउंड की करेंसी को अपने कंट्री के पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पर्टिकुलर रेट के ऊपर कन्वर्ट किया जाता है, जिस रेट से वो कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज अ प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इन अदर वर्ड्स इट इज द यूनिट ऑफ होम करेंसी required to buy one unit for foreign currency, that the rate at which the very important the rate at which the currency of one country can be converted into currency of another country, it is called exchange rate। सेक्शन ए के अंदर या सेक्शन बी के अंदर एक सेंटेंस के अंदर आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज एक्सचेंज रेट? द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री, यानी इंडिया की करेंसी है रुपीस, तो रुपीस कैन बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री लाइक कनाडा। कनाडा के अंदर हमारे रुपीस को अगर कन्वर्ट किया जाता है तो जिस रेट के ऊपर उनको कन्वर्ट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल टू 60 रुपीज, ये रेट है, यानी 60 रुपीज हमें देने पड़ेंगे $1 को कमाने के लिए, $1 को अर्न करने के लिए, $1 को कन्वर्ट करने के लिए, एक रुपीस को कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 रुपीज देने पड़ेंगे। $1 को लेने के लिए इंडियन पीपल को 60 रुपी पे करने पड़ेंगे। कहाँ पे? ऑफिशियल रजिस्टर करेंसी के अंदर या ट्रेडर या टूरिस्ट पॉइंट के अंदर, जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये ट्रांजेक्शन करने का उनको लाइसेंस दिया है। ऐसे ट्रेडर के साथ, ऐसे रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ हम अपने रुपीस को कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट ऑफ $1 इक्वल टू 60 रुपीज इम्प्लाइज दैट इन ऑर्डर टू बाई $1, अगर हमें $1 बाई करना है तो हमें 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब प्राइस ऑफ 60 रुपीज मस्ट बी पेड, हमें पेड करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे हाथ में हमारे 60 रुपीज वो लेके हमें $1 देंगे, तब जाके हम कनाडा अमेरिका में $1 से कोई भी चीज परचेस कर सकेंगे। राइज इन द एक्सचेंज रेट for India means that the value of Indian currency has declined in international market. For now, more Indian rupees will have to be paid by $1. $1 पेड करने के लिए अगर 60 से हमें 65 पेड करने पड़े तो उसका मतलब सब है कि हमारा रुपी का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहा है, यानी हमें 65 रुपीज पे करेंगे तो सिर्फ $1 मिलेंगे। अगर 60 के 50 होते हैं, यानी अगर 50 रुपीज पेड करने से हमारा अगर $1 मिलता है तो हमारा रुपी की वैल्यू इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर स्ट्रांग होती नजर आएगी। ऑन द अदर हैंड्स व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल फॉर इंडिया द वैल्यू ऑफ इंडिया रुपी इज राइजेस, यानी अगर 60 के 50 हो जाते, 40 हो जाते, 30 हो जाते, दैट मीन्स इंडियन करेंसी रुपीज इज स्ट्रांगली इन इंटरनेशनल मार्केट। हाउएवर इन द एक्चुअल एनालिसिस ऑफ राइज और फॉल in the value of currency, the time gap between the rise or fall in the value of currency, prices of the goods in the various countries, etc. are taken into consideration. Sometimes exchange rate change owing to open market forces, and sometimes government of the country may alter the exchange rate to impact import and export. If the exchange rate rises for India and value of rupees fall, the demand for the imports by India tends to decline.
अगर इंडिया के वैल्यू रुपीस की फॉल हो रही, इंडिया की रुपीस की वैल्यू कब फॉल हो सकती है? जब $1 के सामने हमें 60 से 80, 90, 100 अगर पेड करने पड़ते हैं तो रुपीस की वैल्यू डाउन होती नजर आएगी। अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स अवर इंडियन import export are directly affected with this effect. When the price of the $1 rises from 60 to 65, an Indian importer has to pay 65 now instead of the earlier ₹60 to import a commodity worth $1. Hence imports tend to fail. यानी import हमारा कम होगा, अगर 60 पे करने के लिए 60 के वजह अगर हमें 65 पे करने पड़ रहे हैं तो हमारा इंपोर्ट कम होगा। हम इंपोर्ट कम कर देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे पे करने के बाद हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे डायरेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड की इंपोर्ट पे ऐसी नेगेटिव इफेक्ट होगी। वाइल अर्लियर द स्पेंडिंग $1 ऑफ foreign trade could purchase goods worth ₹60 earlier, while now sure he can be buy good of 65. Hence export from India tend to rise. The reverse happen when exchange rate for India falls. यानी इंडिया के 40 के हिसाब से अगर हम जा रहे हैं तो इंडिया का रुपी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आगे बढ़ रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चांसेस ज़्यादा होने के चांसेस है नजर आएंगे। तो ये सभी बातें एक्सचेंज रेट की हुई। एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है वो हम जानेंगे नहीं है, क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, इट इज डिपेंड ऑन द इकोनॉमिकल ट्रेंड्स। इकोनॉमी के अंदर बूम्स है या पिक्स है या फिर रिसेशन है, उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है कि इंटरनेशनल मार्केट कैसे जा रहा है। मगर $1 के लिए अगर 60 रुपीज़, एक पाउंड के लिए अगर 80 रुपीज़ हम खर्च कर रहे हैं और वो रेट अगर बढ़ता नजर आ जाए तो 100% हमारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रुपीज़ की वैल्यू कम है। और वो ट्रेंड अगर कम होता नजर आए, यानी एक पाउंड और $1 के लिए हमें 80 से 60 या 60 से 40 अगर देना पड़े, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इंडियन करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है। तो ये चैप्टर यहाँ पे हम एंड करते हैं। एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन देख रहे हो, रिवीजन राउंड स्टार्ट होगा तब उसके अंदर 1, 2 यानी ए बी सेक्शन के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखने हैं, वो सभी हम ध्यान में रखेंगे। तो 100% जब रिवीजन राउंड होगा तो उसके अंदर बोर्ड के क्वेश्चन कौन कौन से, कैसे याद रखने, कौन सी ट्रिक है, वो हम ध्यान में लेंगे। तो आप सभी का हम thanks a lot for watching this video till the end. Keep watching ICT Eco for You channel for revision round for chapter 10. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you for the day. Thank you for the day. Thanks a lot. Thanks a lot. Keep watching ICT Eco for You channel.